मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम रोग विषेक जीतीय विमान अध्याय विमान स्थान का 8वां अध्याय है। उसका 5वां सेशन हम देखने जा रहे हैं। अब इस अध्याय की विषय वस्तु जो है वो विस्तार से इसलिए लिखी गई है कि ये सभी आवश्यक बातें एक चिकित्सक के लिए जरूरी है। वो सभी विषय इसमें संकलित करने का प्रयास या विस्तार से लिखने का प्रयास किया है। अब विस्तार जहां आवश्यक है वही है, ऐसी बात नहीं। अष्टांग हृदय की प्रशस्ति के वक्त हम कहते हैं कि नाति संक्षेप विस्तरम, इसका मतलब ये तो नहीं है कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो है विस्तार से लिखी गई है, ऐसी बात नहीं है। वो विषय एक आदर्श चिकित्सक के लिए आवश्यक है, इसलिए वर्णन किया गया है, उसका मार्गदर्शन किया गया है। अब हम विमान स्थान की अगर बात करते हैं तो विमान स्थान की शुरुआत करते ही हमने पहले ही अध्याय में देखा था, विमान स्थान की वहां पे निरुक्ति या उसकी व्युत्पत्ति बताते हुए चक्रपाणी दत्त लिखते हैं कि विशेषण मीयते न्यायते दोष भेषजादि अनेन इति। तो दोष यानी त्रिदोष, भेषज यानी औषध इत्यादि, तो जो भी विषय है वो इन डेप्थ स्टडी इस स्थान में किया गया है और वह आवश्यकता के बिना, उपयुक्तता के बिना चरक संहिताकार बिल्कुल उसका उल्लेख भी नहीं करते। यह हम मन में ठान लेना चाहिए और इसीलिए आगम प्रमाण सबसे पहले कहा गया है कि ग्रंथकार जो है वो आप्त है और क्रम महात्म्य भी उसी पद्धति से हम जानते हैं। चलिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े, तब तक मैंने आपको थोड़ा सा विषय को कनेक्ट करने के लिए विमान स्थान का महत्व संक्षेप में बताया। आगे जाते हैं वाक्य दोष। हम ये सभी वाद मार्ग देख रहे हैं। वाद मार्ग में 33वां जो है वो वाक्य दोष। अब वाक्य दोष, इसको सिनैप्टिकल डिफेक्ट्स कहेंगे। बहुत बार विद्यार्थी समझाते हैं हमें थोड़ी ग्रंथ की निर्मिति करनी है, हमें थोड़ी पुस्तक लिखनी है। एक चिकित्सक है तो वो अपना पेपर लिखेगा, रिसर्च पेपर लिखेगा, अपना खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा। पीजी में आप जाओगे तो आपको रिसर्च आर्टिकल्स लिखने होते हैं, वो रिव्यू आर्टिकल है या क्लिनिकल रिसर्च आर्टिकल है, जो भी आपने, आपका कोई विशिष्ट योग है या ग्रंथोक्त योग है, उसको उसकी उपयुक्तता अपने साइंटिफिक पद्धति से, शास्त्रीय पद्धति से जानी है और वो दूसरों को बताना है। तो ऐसे वक्त आर्टिकल लिखा जाता है और उसका अपने आप में महत्व होता है। अब ये पैंडेमिक चल रहा है, तभी जब भी कोई मेडिसिन या थेरेपी आयुर्वेद के हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें पूछा जाता है कि इसका आपने आर्टिकल कहाँ पे छापा है या आर्टिकल अच्छे जर्नल में है क्या। यानी वो एविडेंस समझा जाता है, कहने का मतलब वो यानी वैलिड एविडेंस समझा जाता है। साइंटिफिक बेस या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तभी आयुर्वेद को माना जाता है। तो ये मैं केवल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ही देश में ये आवश्यक है और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि काल सापेक्ष या अकॉर्डिंग टू द एरा वो सिद्ध औषध है कि नहीं, सिद्ध यानी प्रूवन मेडिसिन। तो उसके लिए वह, कहने का मतलब रिसर्च आर्टिकल इज एन वेरी नेसेसरी थिंग एंड अनअवॉइडेबल थिंग, आई मीन टू से। तो आपको साइंटिफिक पद्धति से लिखना आवश्यक हो जाता है और वो साइंटिफिसिटी है या साइंटिफिकनेस है वो वाद मार्ग जानने से हमें मिलता है, या फिर पेशेंट या पेशेंट के साथ रिलेटिव है उसके साथ डिस्कशन हो, तो तभी हमें वाक्यों का ही प्रयोग करना पड़ता है और वाक्य जो है वो दोष युक्त नहीं होने चाहिए, ये हम समझ सकते हैं। तो साइंटिफिक आर्टिकल राइटिंग हो, ग्रांथिक संशोधन हो, या वो आपका क्लिनिकल बेस आपने कुछ स्टडी किया हुआ है, या और कुछ जगह आप लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो शास्त्रीय परिषद में, कॉन्फ्रेंसेस में, तो आपके स्टेटमेंट्स यानी वाक्य कैसे होनी चाहिए, उसके लिए हमें वाद मार्ग की उपयुक्तता होती है और उसके डायरेक्टली संबंध ये 33 नंबर वाक्य दोष ये वाद मार्ग है उसके साथ हमें मिलता है। तो ग्रंथकार लिखते हैं वाक्य दोषो नाम यथा खलु अस्मिन अर्थे न्यूनम अधिकम अनर्थकम अपार्थकम विरुद्धम च इति। तो वाक्य दोष ये 4 प्रकार के होते हैं, न्यून, अधिक,
अनर्थक, अपार्थक और विरुद्ध। सॉरी, 5 प्रकार के होते हैं। एतानि ही अंतरेण न प्रकृतो अर्थाः प्रणश्येत्। तो ये जो 5 प्रकार है उसको विस्तार से अभी ग्रंथकार यहाँ पे बताते हैं, और इसके बिना इसका महत्व वाक्य दोष जानने का क्या बताते हैं ग्रंथकार, स्वयं चरकाचार्य यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं, मैं उसको अधोरेखित कर देता हूँ। तो उसका महत्व या हेतु ये जानने का जो है वो यहाँ पे स्पष्ट ग्रंथकार करते हैं। एतानि ही अंतरेण न प्रकृतो अर्थाः प्रणश्येत्, यानी इसके बिना वाक्यों के प्राकृत अर्थ नहीं बदलते। ओके, तो ये वाक्य दोष उसमें नहीं होने चाहिए। एक न्यून, दूसरा अधिक, तीसरा अनर्थक, 4 अपार्थक और 5। तो ये टालने का हमने प्रयास करना चाहिए, तो हमारे वाक्य जो है वो आदर्श हो जाएंगे, या जो अपेक्षित है, साइंटिफिक है, साइंटिफिक राइटिंग। अभी मुझे प्रॉपर शब्द याद आया, रिसर्च आर्टिकल को या आप ग्रंथ भी लिखते हो, पुस्तक लिखते हो विषय के अनुसार, तो वो साइंटिफिक राइटिंग है। और उस साइंटिफिक राइटिंग में ये 5 सिनैप्टिकल डिफेक्ट्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए आप। उसमें से पहला है न्यून। स्वतंत्र इस पे ऐसे क्यों पूछा गया है, बहुत ही रुचि का विषय रहा है। और वाद मार्ग तो हम हमेशा, हम 8वें चैप्टर तक पहुंचते ही नहीं। अब आप में से देखिए, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट्स की, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, और आज स्टूडेंट कितने जुड़े हैं। तो विद्यार्थियों को रुचि का विषय लगता नहीं है, उनको लगता है परीक्षा में पास होना ही हमारा ध्येय है। और मैं आपको पहले वर्ष से समझाता आ रहा हूँ, इज द प्रोफेशनल कोर्स, अभी ये आपका करियर है, और उसमें आप जितना अच्छा अध्ययन करोगे, प्रामाणिकता से अध्ययन करोगे, आपको रिटर्न्स वैसे ही भविष्य में मिलने वाले हैं आपके व्यावहारिक जीवन। ठीक है, मैं तो मोक्ष की वगैरह बात नहीं कर रहा हूं। अभी पहला दोष देखते हैं, न्यून दोष। न्यून वाक्य किसे कहेंगे, अब मैं संस्कृत का अनुवाद जो है वो बताते हुए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि हमें समय की मर्यादा है। न्यून वाक्य किसे कहते हैं देखिए, तो वहां पे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपमेय, निगमन, इनमें से किसी भी एक वाक्य का अभाव होता है। अब ये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन हमने कहाँ पे देखा है, प्रथम वर्ष में हमने जब अनुमान प्रमाण का अध्ययन कर रहे थे, और या किया है हमने, और उसमें परार्थानुमान देख रहे थे। हम कोई भी विषय वाद मार्ग करते, डिबेट करते, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हो, या हम कोई साइंटिफिक राइटिंग करते हो, या विद्यार्थियों को विषय समझा रहे हैं, पेशेंट या उसके रिलेटिव को विषय समझा रहे हैं, तो हमें परार्थानुमान का बहुत अच्छा उपयोग होता है। और वहां पे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 पंचावयी वाक्य उपयुक्त सिद्ध होते हैं। उसी क्रम से अगर हम बताएं तो विषय आसानी से समझ में आता है। तो इन 5 में से एक भी अगर घटक नहीं है तो उसको न्यून दोष कहा जाता है। तो अनेक हेतुओं द्वारा सिद्ध होने वाला जो विषय है वो एक ही किसी हेतु दे के उसको सिद्ध किया गया है, तो उसको न्यून कहते हैं। है ना, वो टिकेगा नहीं। वो पेपर राइटिंग है या कॉन्फ्रेंस है, या आप पेशेंट को समझा रहे, कोई एक ही आपने इफेक्ट्स बता दिए, आपने साइड इफेक्ट नहीं बता दिए, तो ये सब बातें उसमें आ जाती। आगे जाएंगे, अधिक। नेक्स्ट जो वाक्य दोष है वो अधिक। तो अधिक क्या है, वो अधिकम नाम यत न्यून विपरीतम, न्यून के यानी पहला जो है उसके विपरीत, ये संक्षेप में कहा। और आगे बताते हैं, यद्वा आयुर्वेदे भाष्यमाने इत्यादि, यानी न्यून से विपरीत, अथवा यद्वा, वा शब्द जो है वो यहाँ पे अथवा मराठी मध्ये किंवा या अंग्रेजी में और, इस अर्थ से आता है। जहां आयुर्वेदिक विषयों की व्याख्या करनी चाहिए वहां असंबद्ध या उनसे संबंधित नहीं है ऐसे विषयों को प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण यहाँ पे चरकाचार्य देते हैं, बारहस्पत्य, औशनस या अन्यद्वा, यानी बारहस्पत्य शास्त्र है, औशनस शास्त्र है, या किसी अन्य शास्त्र से वचन दिए जाते हैं। यानी इन शास्त्रों को तो मैं भी जानता नहीं हूं
किंतु हम यहाँ तर्कवत समझ सकते हैं तर्क अनुसार कि ये आयुर्वेद से संबंधित शास्त्र जरूर नहीं है। किसी अन्य शास्त्र का वचन इनमें से अगर दिया जाता है तो वो असंबद्ध हो जाता है, अधिक हो जाता है। अथवा आगे और एक बार अथवा है, यद्वा, पुनः वा है, देखिए, संबद्धार्थम अपि, यानी संबंध होते हुए भी एक विषय को दो बार कहा है, पुनरुक्त दोष, यानी पुनः पुनः उस विषय को कहा है, तो उसे अधिक कहा जाता है। अब आगे वो बताता है तच्च पुनरुक्तम द्विविधम, ग्रंथकार आगे बताते हैं वह पुनः द्विविध है। पुनरुक्त दोष को ही एक अधिक का वह प्रकार है। तीन घटक यहाँ पे अधिक के बताए हैं। उसमें पहला तो जो संबंधित शास्त्र से वचन नहीं है वो, ठीक है। दूसरा, संबंधित विषय दो बार कहा है तो, और उस दो बार कहने को पुनरुक्त कहते हैं, और वह दो प्रकार का होता है, अर्थ पुनरुक्त और शब्द पुनरुक्त। यहाँ पे स्पष्ट वो शब्द अर्थ पुनरुक्तम, शब्द पुनरुक्तम च। ये थोड़ा सा स्लाइड पूरा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि दो पीसी में मैं पीपीटी करता हूं तो वो अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अनर्थक आगे है, इसको पहले विषय को मैं पूरा कर लूं। अर्थ पुनरुक्त और शब्द पुनरुक्त। अर्थ पुनरुक्त का उदाहरण वहां पे देते हैं यथा भेषज, औषध, साधन इत्यादि। यानी एक ही शब्द है तो एक ही उसका सिनोनिम देना चाहिए, या एक ही शब्द का जो शब्द है उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन वहां पे भेषज भी बोलते हैं, औषध भी बोलते हैं, साधन भी बोलते हैं, या और कोई उसका पर्याय है उसको भी बोलते हैं, तो ये हो गया अर्थ पुनरुक्त। और पुनः शब्द पुनरुक्त क्या है? पुनः भेषजम भेषजम इति, ऐसा उदाहरण दिया है। यानी एक ही शब्द को दो बार लिखना, इसको शब्द पुनरुक्त कहते हैं, ठीक है। तो अधिक के दो प्रकार है और दूसरे के दो उप प्रकार है। आगे चलते हैं। तीसरा वाक्य दोष है, वह है अनार्थक। अनार्थक तो अनर्थक ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, अनार्थक नहीं। तो जो कथन केवल अक्षर का समुदाय है उसको कोई भी अर्थ नहीं है। जैसे हमने ये उदाहरण बार बार देखा है जब हम शब्द प्रमाण पदार्थ विज्ञान में सीख रहे थे कि शब्द प्रयोग है, समझो मेरा ही नाम लेते हैं, वो अगर सीक्वेंस में नहीं है तो भी उसको नो मज, समझो मनोज की जगह आपने कुछ अलग उसका सीक्वेंस कर दिया तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा तब तक। यहाँ पे ग्रंथकार वर्णन देते हैं पंचवर्गन न च अर्थो गृह्यते, जो पंचवर्ग की तरह हो, यानी क ख ग घ घ आदि। तो इस पद्धति को अनर्थक कहते हैं तथा इससे किसी प्रकार के अर्थ का ग्रहण नहीं होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है अनर्थक। आगे चौथा है अपार्थक। अपार्थक क्या है? तो यहाँ पे जो अर्थ युक्त तो होते हैं लेकिन परस्पर मिलने से कोई अर्थ नहीं निकलता। स्वतंत्र शब्द की अगर विचार करेंगे, शब्द का शब्द से ही वाक्य बनता है। व्हाट इज पद, हमने वहां पे देखा था वर्ण समामनाय। तो वाक्य जो है वो पदों से बनता है, शब्दों से बनता है। अपार्थक का मतलब क्या है? शब्द का अगर विचार करेंगे वो अर्थपूर्ण है, लेकिन उसको अगर एक दूसरे के सामने रखा, वाक्य के जैसा इकट्ठा रखा, तो उसका अर्थ नहीं निकलता या वो अर्थपूर्ण वाक्य नहीं होता, उसे अपार्थक कहते हैं। उदाहरण दिया है चक्र, ओके, नक्र, वंश, वज्र, निशा इति। तो निशाकर, ऐसे निशा नहीं, निशाकर। तो ये अपार्थक का उदाहरण हुआ। आगे पांचवा और अंतिम वाक्य दोष है, वह है विरुद्ध। अब यहाँ पे विरुद्धम नाम यद दृष्टांत सिद्धांत समय ही विरुद्धम, यानी दृष्टांत मतलब उदाहरण,
सिद्धांत और समय इनके विरुद्ध हो उसे विरुद्ध कहते हैं। पूर्व में ही दृष्टांत व सिद्धांत का अभिधान किया है और वहां पे 3 प्रकार बताए हैं। पुनस्त्रिधा भवति, इसके विरुद्ध के पुनः 3 उप प्रकार है। उसमें उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। विशेषतः यह जो इसके उप प्रकार अगर कहेंगे विरुद्ध के, तो दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध और समय विरुद्ध। और इस समय विरुद्ध को उप प्रकार 3 बताए हैं उसके। उसमें पहले बताया आयुर्वेदिक समय, याज्ञिक समय और मोक्ष शास्त्रिक समय। तो दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध और समय विरुद्ध, इनके पुनः 3 उप प्रकार है। ओके, तो इसको हमने समझना है। अब देखिए, आयुर्वेदिक समय को हम समझेंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ पे उदाहरण ग्रंथकार देते हैं, देखिए आयुर्वेदिक समय चतुष्पादम भेषजम इति। तो आयुर्वेद के समय का उदाहरण देते हैं भेषज चतुष्पाद, भीषक द्रव्य उपस्थाता और रोगी। याज्ञिक समय क्या है? तो वह है आलभ्य यजमाने ही पशवा इति, तो यजमानों के द्वारा पशुओं का वध, यह याज्ञिक समय है। और मोक्ष शास्त्रिक समय का उदाहरण देते हैं, जो नेक्स्ट हमारे इसमें चला गया, उसको हम आगे ले जाएंगे। तो जिनके पास संहिता नहीं है उनको भी समझ में ये आएगा। मेरे ख्याल से वो इधर चला गया नीचे, इस स्लाइड में नहीं आया है वो। तो मोक्ष शास्त्रिक समय यानी सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखना। तो इस प्रकार विरुद्ध कथन में समय विरुद्ध 3 प्रकार का बताया है। अब चक्रपाणि दत्त जी की टीका इसके ऊपर बहुत विस्तार से है, तो उसको हम छोड़ते हुए आगे चलेंगे। विशेषतः इस श्लोक के ऊपर बहुत विषय वस्तु शेष है इस अध्याय की, तो उस समय मर्यादा रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आगे चलते। अब इस तालिका को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लेते हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से आपने नोट्स खुद के बनाने चाहिए। अध्ययन अध्यापन विधि की वो भी एक आदर्श पद्धति है। आपको व्यवधान ज्यादा है, कलयुग है, आपके पास एक बहुत ही शस्त्र है जिसका उपयोग आप खुद के रक्षण के लिए या आपके अध्ययन के लिए कर सकते हो, या जिसका आपके हानि के लिए भी उपयोग हो सकता है। तो शस्त्रम शास्त्रम सलिलम पात्रान्यपेक्षता, ग्रंथकार एक जगह बताते हैं। तो शस्त्र है, शास्त्र है या पानी है, इसका उपयोग आपने कैसे करना है वो जो जिसके हाथ में है उसके ऊपर निर्भर है। यानी आपके हाथ में जो मोबाइल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, हैंडसेट की, तो उसके आपके कल्याण के लिए या ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का उपग्रहण करने के लिए भी उपयोग होना चाहिए। वाक्य दोष न्यूनम अधिकम अनार्थकम अनर्थकम अपर्धकम विरुद्धम, उसके उप प्रकार भी हमने देखे। अब इसको किसी को अंग्रेजीकरण अगर चाहिए तो अर्थ पुनरुक्त और शब्द पुनरुक्त हमने देखा अधिक के बारे में। अनार्थकम क्या है? नॉन इसेंशियल स्टेटमेंट्स, विरुद्धम इनकॉन्ग्रेगिटी। तो ये समय पुनः 3 प्रकार का आयुर्वेदिक समय, याज्ञिक समय और एथिकल या मोक्ष के लिए जो बताया। 34वां वाद मार्ग हमें 55वें श्लोक में ग्रंथकार बताते हैं वाक्य प्रशंसा, यानी सिनैप्टिकल एक्सीलेंस। आपके स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए। तो वाक्य प्रशंसा किसे कहते हैं? खलु अस्मिन् अर्थे तु न्यूनम अनधिकम अर्थवत, अन्यूनम अनधिकम अर्थवत, अनापार्थकम अविरुद्धम। यानी जो दोष है वो दोष उसमें नहीं होने चाहिए, उसको ही बताया है। जैसे न्यून ना हो, यानी न्यून दोष रहित नहीं होने चाहिए, अधिक दोष उसमें नहीं होना चाहिए, अधिक ना हो। आगे अर्थवत यानी अर्थयुक्त होने चाहिए। अपार्थक यानी अपार्थक पद्धति से वो नहीं होने चाहिए। तो अपार्थक का अर्थ समझना है, हमने अभी समझा है। उसके विरुद्ध अविरुद्ध होना चाहिए, इसका भी अर्थ अभी देखा है। यह वाक्य दोष रहित वाक्य को क्या कहा जाता है? प्रशस्त, या ऐसे वाक्य की
प्रशंसा की जाती है। अब चक्रपाणि दत्त यहाँ पे अननुयोज्यम इति न अनुयोगार्हम, तो अनुयोग के योग्य न हो, या जिसपे हमने टीका टिप्पणी या उसका कोई डिफेक्ट नहीं निकाल सकते, और हम ऐसे कहेंगे, वैसा वाक्य है, सेंटेंस है, देयर इज नो रूम फॉर एनी क्वेश्चन, तो उसमें कोई भी आप खोट जो है वो नहीं निकाल सकते, और ऐसे स्टेटमेंट्स जो है वो कमेंडेड, यानी उसकी प्रशंसा की जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है छल। मैंने जैसे पहले भी कहा है, हर एक वाद मार्ग जो है वो पूछा जाता है, ऐसे क्यू के लिए वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है, अलग अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको रिमाइंड करने के लिए मैंने कहा। अत छलम, छलम नाम परिशठम अर्थाभास समनर्थकम वाग वस्तु मात्रम एव, तो तद्विधम वाक छलम सामान्य छलम, उसके दो प्रकार है, वाक छल और सामान्य छल। अब पहले छल क्या है उसको समझ लेते हैं। ग्रंथकार शब्द प्रयोग करते हैं यहाँ पे परिशठ, यानी जो वाक्य परिशठ यानी शठता मूलक ऐसे व्यक्ति है, या फिर अर्थ का आभास उत्पन्न करता है, जिसका अर्थ न होते हुए केवल उसका आभास मात्र होता है, या फिर अनर्थक वाग वस्तु, यानी केवल शब्दों का संकलन है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई अच्छा अध्यापक भी है, तो उसे बहुत अच्छा कौशल्य होता है, कमांड होती है विषय विवेचन करने में, लेकिन वो मूल विषय वस्तु समझाते छोड़ देता है और ही कुछ बहुत अलंकारिक पद्धति से बोलने लगता है, तो वह आ जाता है इस वाग जाल। वाग वस्तु मात्र एवं, यानी वो केवल वचनों का वो क्या होता है, जाल बिछाए जैसा होता है, केवल वाक, तो उसको छल कहते हैं। ओके, तो परिशठ, देन अर्थाभास। अब ये परिशठ या परिसठ ऐसा शब्द प्रयोग ग्रंथकार जो करते हैं वह विशेषता है चक्रपाणि दत्त, तो उसकी व्याख्या उसको हम पॉसिबल है तो आगे देखते हुए निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पे परिशठम इति वचन अप्रवृत्तम, यानी धोखा देने के लिए प्रयुक्त यह शब्द जो है वो शठता मूलक, जो भ्रमित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे परिशठ कहते हैं। ओके, तो चलिए पूर्ववत हम इसका अध्ययन करते हैं। तो परिशठ इस शब्द का अर्थ हमने देखा। उसके बाद शब्द आता है अर्थाभास। तो अर्थाभास का अर्थ है, चक्रपाणि दत्त पुनः बताते हैं, अर्थवत इति आभास इति अर्थाभासा, यानी अर्थ की तरह ही जो प्रतीत होता है लेकिन वह अर्थ नहीं होता, उसे अर्थाभास कहते हैं। और तीसरा बताते हैं अनार्थक। अनर्थक, अनर्थक का अर्थ हम खुद इससे पहले समझ चुके हैं, वही अर्थ यहाँ पे लेना चाहिए। अनर्थक यानी उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, अनर्थक दोष नहीं होना चाहिए, ये जो हमने सीखा है इससे पहले उसको अपने जाना, यानी केवल अक्षर समुदाय होता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और उसके उदाहरण भी हमने देखे थे, क ख ग घ, ये पंचवर्ग का उदाहरण यहाँ पे दिया था, तो ये शायद पद तो उससे बन जाएगा। जैसे मैंने मेरे नाम का ही उदाहरण दिया था, नो मर्ज, तो ये पद है, यानी शब्द है, लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। एनीवे, ये अनर्थक हम पहले देख चुके हैं, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए पुनः उक्ति की उसकी। आगे है वस्तु मात्रम एव, तो ये तीन घटक है, देखिए परिषठ, अर्थाभास, सॉरी दूसरा, ये तीसरा अनर्थक, और चौथा वाग वस्तु। ये हमेशा मैं भूल जाता हूँ, वाग वस्तु मात्र यानी केवल हम वाक्यों का जाल या शब्दों का जाल, ऐसा इसको समझे। अब ये हुआ, ये सभी
छल के अंदर आते हैं, और छल जो है वो द्विविध होता है, वाक छल और सामान्य छल। वाक छल यानी, इसका उदाहरण देखिए, ग्रंथकार बताते हैं, यथा शब्द जहाँ है वो उदाहरण के लिए प्रयुक्त है। जैसे कोई ऐसे कहता है कि नवतंत्रो अयम भिषक इति, यानी चिकित्सक नवतंत्र है। इसके बाद वह चिकित्सक कहता है, अथ भिषक ब्रूयात न अहम नवतंत्र एकतंत्रो अहम इति। तो कोई एक आध व्यक्ति जो है, समझो ए पर्सन ऐसे कहता है कि बी जो है वो चिकित्सक नवतंत्र है। इसके बाद वही चिकित्सक जो बी हमने जिसे नाम दिया है, वह कहता है मैं नवतंत्र का नहीं हूं, अभी एक तंत्र का विद्वान हूं। यानी वो बताता है कि मैं नव तंत्रों का विद्वान नहीं हूं, लेकिन एक तंत्र का मैं विद्वान हूं। अब देखिए, जिसने पहले नव का अर्थ नवीन, ठीक है, ऐसा लिया है, और दूसरे ए व्यक्ति ने, तो बी व्यक्ति ने उसका अर्थ क्या लिया है, दूसरे ने नव का अर्थ नाइन फिगर या नव शव ऐसा अर्थ संख्या ली है। अब देखिए, इसके बाद जो अपोनेंट है, प्रतिपक्षी है, वह क्या कहता है, मैं यह नहीं कहता कि तुम नव तंत्र के विद्वान हो, अपितु तुमने तंत्र का नया अभ्यास किया है, ऐसे पहले ए व्यक्ति कहता है। अभी जो चिकित्सक है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है, बी व्यक्ति, वह खुद बी व्यक्ति यानी चिकित्सक कहता है, मैंने तंत्र का नया अभ्यास नहीं किया है, इसका अभ्यास मैंने अनेक बार किया है। तो ये जो है वो वाक्छल है, यानी शब्द का अर्थ अपने अनुसार उसका मतलब निकालना या ढालना। तो इससे क्या हो जाता है, यह अर्थपूर्ण वाद या डिबेट नहीं होती, वह वाक्छल है। तो ये पहला वाक्छल का यहाँ पे ग्रंथकार ने विस्तार से हमें चरकाचार्य जी बताते हैं। दूसरा प्रकार है सामान्य छल। सामान्य छल को आगे देखेंगे। जैसे कोई कहता है, समझो उदाहरण के लिए, व्याधि प्रशमनाय औषधम इति उक्ते। कोई व्यक्ति कहता है कि औषधि व्याधि शमन के लिए है, तो दूसरी व्यक्ति प्रतिपक्षी कहते हैं आपको वाद यानी पक्ष और प्रतिपक्ष ये तो पहले दो होने ही चाहिए, तो ही वाद या डिबेट होगा, या आप किसी को कथन कर रहे हैं, किसी को आप बता रहे हैं। तो इसलिए प्रतिपक्ष आगे क्या कहता है, कोई पहला पक्ष कहता है औषधि व्याधि शमन के लिए है, और उसके अपोनेंट या प्रतिपक्ष क्या कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं, सत से सत का ही प्रशमन होता है, रोग सत है तो औषध भी सत है, और सत औषध से सत रोग का ही प्रशमन होता है। यदि ऐसा ही है तो उदाहरण कास यानी कॉफिंग का देते हैं, कास है तथा क्षय भी सत है, अतः सत सामान्य के कारण सत कास से सत क्षय का प्रशमन होना चाहिए। तो ये सामान्य छल है। यानी सब सेंटेंसेस जो है वो करेक्ट है अपने आप में, कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो, लेकिन एक से दूसरा बताना, दूसरे से तीसरा बताना, तीसरे से चौथा बताना, बहुत बार जो विषय प्रतिपादन करने वाली व्यक्ति होती है उसका शब्दों के ऊपर प्रभुत्व होता है, तो वागजाल तो वाग वस्तु तो बिछाता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो अच्छी बात करता है, लेकिन एक दूसरे से इतने कनेक्ट कर देता है कि मूल विषय जो उसको हम भूल जाते हैं। अब न्याय दर्शन के बारे में अगर इसको हम समझेंगे कि सत सत का प्रशमन करता है, सामान्य योग से असंबद्ध अर्थ की कल्पना करता है, तो उसको सामान्य छल करते हैं। यानी सत सत का प्रशमन करता है, तो औषध सत है, व्याधि भी सत है। इस प्रकार सत रूपी औषध से सत व्याधि का प्रशमन होता है। अब इसको प्रतिपक्ष क्या कहेगा, छल द्वारा इस प्रकार वह कहता है प्रतिपक्ष, तो वह कहेगा ऐसा है तो सत का से ही सत क्षय का विनाश होगा, क्योंकि जो हेतुओं से वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाएगा, यानी उसको कास हुआ है, तो कास यह भी सत है, और कास से ही हमने उसको क्या नामकरण किया था, उस प्रकार को आपको याद है, एक व्याधि से दूसरा व्याधि उत्पन्न होता है, उसको क्या नामकरण किया था, हमने परिभाषा देखी थी निदान स्थान के अंतिम 8वें अध्याय में।
व्याधि संकर। नहीं, व्याधि संकर तो समुदाय होगा, उससे पहले का विषय। उसको क्या हमने संज्ञा दी थी? और कोई बताएगा? ज्वर से रक्तपित्त की उत्पत्ति होना, ये क्या है? निदानार्थकर व्याधि। एकदम बरोबर, निदानार्थकर व्याधि। और उसमें हमने देखा था एकार्थकर और उभयार्थकारी। बहुत अच्छे, ठीक है। आकांक्षा आपने भी ठीक बताया, लेकिन व्याधि संकर उसके बाद में आता है। ओके, तो भार्गवी वेरी करेक्ट। आप कॉन्टेक्स्ट में देखते जाइए, आपके सामने संहिताएं हैं तो आप पुनः वो अध्याय तुरंत निकालते जाइए और उसके ऊपर प्रकाश डालते जाइए। इससे क्या होता है, नॉलेज हमारा कंफर्म होता है और बताना भी चाहिए। अब कुछ कुछ जो बोलते हैं विद्यार्थी, उनकी आवाज ध्यान में रहती है, इसलिए मैंने नाम लिए, आप अन्यथा इसका अर्थ न ले। ओके, दोनों का प्रयास अच्छा था। आगे चलते हैं। तो छल जो है, इस पद्धति से पहला पक्ष बताता है कि सत्य औषध से सत्य व्याधि का शमन होता है। तो यहाँ पे काश से क्षय का उत्पन्न हुआ है, तो सत काश से ही सत का क्षय का उत्पन्न यानी राज अक्षमा की उत्पत्ति हुई है। तो उसी से सत काश से ही उसका फिर सत क्षय का शमन होना चाहिए। तो ये हमें सुनते हैं तभी हम पता चल जाता है कि इसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने केवल स्वार्थ के लिए या केवल छल करने के लिए शब्दों का, वाक्यों का, वह प्रतिपक्षी ऐसे विधानों का या वाक्यों का प्रयोग करता है। इसे सामान्य छल कहते हैं। ओके, तो यह विषय हमने देखा। छल 36 जो है वो अहेतु, इसको हमने चरकोक्त हेत्वाभास ऐसे अधिकरण में प्रथम वर्ष पदार्थ विज्ञान में हमने अध्ययन किया। और मुझे जैसे याद है, ये प्रश्न भी आपको एलएक्यू के लिए पूछा गया था। आई एम नॉट श्योर आपके बैच को था, लेकिन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पदार्थ विज्ञान में ये आता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूर्वार्ध में ये नहीं आएगा। तो पूर्वार्ध में भी अहेतु ये हमारे वाद मार्ग के अधिकरण के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो 36 नंबर विस्तार से हम देखेंगे। 57 नंबर वर्ष, अथ अहेतुर्नाम प्रकरण समाह संशय समाह वर्ण्य समश्चेति। तो इसको अहेतु कहते हैं। अहेतु क्या है? तो वो 3 प्रकार का है। शुरुआत ही ऐसे करते हो, प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण्य सम। हमने वहां पे अहेतु, असद हेतु, हेत्वाभास और दुष्ट हेतु ऐसे वहां पे सिनोनिम्स देखे थे हेत्वाभास के अध्ययन करते वक्त। याद आ रहा है आपको? अनुमान प्रमाण में हमने देखा था, वहां पे हेतु, पक्ष, साध्य और वहां पे व्याप्ति की आवश्यकता होती है। व्याप्ति निश्चित नहीं होती, तब उसको जिस हेतु के द्वारा नहीं होती उसको अहेतु या हेत्वाभास कहते हैं। सामने वहां पे देखा था और उदाहरण भी हमने देखे थे। चिकित्सा के लिए ये कैसे उपयुक्त है, हमारे डायग्नोसिस के लिए, ये हमने वहां पे कुछ अच्छे सामान्य उदाहरणों से समझने की कोशिश की थी। थोड़ा और ग्रंथों के शब्दों में हम चरकाचार्य के संबंध में शब्दों में उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तत्र प्रकरण सम नाम, प्रकरण सम सबसे पहले देखते हैं। प्रकरण सम किसे कहते हैं? वहां पे उदाहरण देते हैं ग्रंथकार, शरीरात आत्मा नित्य इति। उदाहरण सिंपल बहुत देते हैं। अब ये तीसरे वर्ष को आपको जरूर वही उदाहरणों से मैं समझाऊंगा। तो पहला उदाहरण देते हैं, शरीरात आत्मा नित्य इति। अर्थ क्या है? शरीर से अलग या भिन्न आत्मा जो है वो नित्य है। तो ये पहला पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है परोब्रूयात। दूसरा बताता है व्यक्ति, जिस कारण शरीर से भिन्न आत्मा भिन्न है उसी कारण से नित्य है। तो शरीर अनित्य है, अतः उससे भिन्न आत्मा का होना चाहिए। यह प्रकरण सम हेत्वाभास है। तो उदाहरण यहाँ पे उसी न्याय दर्शन की भाषा में चरकाचार्य जी हमसे
हमें समझाते हैं, नहीं एव पक्षाः स एव हेतु। तो पक्ष जो होता है वह हेतु नहीं होता है। तो यहाँ पे पक्ष और हेतु ये समान है, इसीलिए इसको प्रकरण सम कहते हैं। ये पहला उदाहरण। दूसरा, अब मैं पहले वर्ष की बातें आपको नहीं समझाऊंगा कि आप यहाँ पे वो उदाहरण लिखिए, उसके नीचे आप कौन सा पक्ष है, कौन सा साध्य है, कौन सा हेतु है, वह लिखिए और समझाइए। तो सिंपल पक्ष और हेतु यहाँ पे समान है, तो प्रकरण सम इसको हो जाता है। दूसरा, संशय सम। संशय सम कौन सा हेतु है? तो जो संशय का कारण है वही संशय दूर करने का हेतु भी है, उसे संशय सम कहते हैं। हेतु बताते हैं, सॉरी उदाहरण बताते हैं, अयम आयुर्वेद एक देशम आह। तो उदाहरण बहुत स्पष्ट है, आयुर्वेद के एक अंश से कथन कर रहा है, तो यह संशय उत्पन्न करता है कि यह कथन करने वाला चिकित्सक है या नहीं है, कि न अयम चिकित्सकाः। तो इसको श्याम न वेति, वो चिकित्सक है या नहीं है वह निश्चित नहीं होती, संशय बरकरार रहता है, उसको संशय सम हेतुआभास कहते हैं। दूसरा प्रकार, ठीक है, ये प्रकरण सम पहला, ये दूसरा। तो तीसरा है वर्ण्य सम। वर्ण्य सम, वर्ण्य सम क्या है? ये हेतु है, ये हमने भूलना नहीं चाहिए कि जो वर्ण्य यानी वर्णन करनारा विषय है, करने वाला विषय है, वह वर्णन करने वाला विषय हो ही नहीं सकता। उदाहरण देते हैं, यथा स्पर्श योग्य न करने के कारण बुद्धि शब्द जो है वह अनित्य है। यहाँ बुद्धि और शब्द दोनों वर्णन करने के योग्य है। ये दोनों वर्ण्य सम परस्पर एक समान है, तो इसीलिए इस हेतु को वर्ण्य सम कहते हैं। तो मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन आप अगर हेतु पक्ष साध्य इस पद्धति से लिखते जाएंगे तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आए। तो प्रकरण सम प्रकरणस्य पक्षस्य समाः स एव पक्षाः स एव चेद हेतु स्यात्। चक्रपाणि दत्त कहते हैं, टीका में आप समझने का प्रयास करेंगे तो पक्ष का समान होना यह प्रकरण सम है। जो पक्ष है वही हेतु है, उसे प्रकरण सम कहते हैं। ओके, यानी पर्वत अग्नि युक्त है, यहाँ पर्वत पर अग्नि का संदेह होता है, पर्वत पक्ष है, अग्नि साध्य है, साध्य रूप अग्नि का निश्चय धूम से होता है, अर्थात धूम को हेतु होना चाहिए। लेकिन प्रकरण सम में क्या होता है? पक्ष ही हेतु होता है। जैसे शरीर से पृथक आत्मा नित्य है, जिस कारण आत्मा पृथक है उसी कारण वह नित्य है। तो यह हो गया प्रकरण सम। संशय सम क्या है? तो संशय सम है हेतु ही साध्य होता है। और वर्ण्य सम क्या है? तो वह प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं होता, यानी हेतु साध्य, हेतु दृष्टांत संबद्ध